ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइसोमेरिज्म। बट आइसोमेरिज्म में आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ने का फाउंडेशन रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज का क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अनसैचुरेशन फैक्टर। और स्टूडेंट अनसैचुरेशन फैक्टर को मैं जो यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट होंगे तो उनको मैं थोड़ा सा पहले नॉलेज दिया था, अब बताया था कि देखिए अनसैचुरेशन फैक्टर जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जिनका भी ऑडियो अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब दे रहा है तो प्लीज़ वो किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, वो अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा। लगता है कि आसपास में अगर थोड़ा आवाज़ हो रहा है, शोर हो रहा है, तो फिर सिर्फ मेरा आवाज़ सुनिए, बात सुनिए और अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा। तो एक्चुअल में जो हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर जो आप लोग को जो पुराने स्टूडेंट को पढ़ाए थे, तो मैं बताया था कि देखिए इसका बहुत विगरस यूज आइसोमेरिज्म में होगा। तो मैं ये सपोज करके आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि आप पहले से पढ़े भी हैं देन फाइन, बट मैं बिल्कुल शुरू करूँगा बेसिक लेवल से। बट जब ख़त्म करेंगे तो यकीन मानिए आप आइसोमेरिज्म में बहुत ऊपर लेवल तक चले जाएंगे। तो अनसैचुरेशन फैक्टर का एक और नाम होता है IHD। क्या था स्टूडेंट? और अनसैचुरेशन फैक्टर जनरली हम लोग सीखते हैं एक फार्मूला हाइड्रोकार्बन के लिए। किसके लिए? बट इज इट कंपलसरी कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हाइड्रोकार्बन रहेगा? ऐसा तो नहीं भी हो सकता है। बट अभी के लिए अनसैचुरेशन फैक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड। सब लोग यहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन corresponding ओपन चैनल केन का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए, तो ये है अनसैचुरेशन फैक्टर, और अनसैचुरेशन फैक्टर का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अभी जानिए कि ये फार्मूला है, ये मेरा मेन फार्मूला है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज किए हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन अभी सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए सीखिए, बाद में आते हैं। और आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड रहेगा उसका UF निकाल लीजिएगा। और यकीन मानिए अनसैचुरेशन फैक्टर अगर नहीं निकालने के लिए आएगा, रिएक्शन का प्रॉब्लम आगे चलकर जो कि बोर्ड में आता है, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, वो क्वेश्चन नहीं बनेगा विदाउट दिस कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखिएगा एक बढ़िया जो रिएक्शन का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 50 प्रॉब्लम का बहुत एकदम बड़ा क्वेश्चन, IIT का, रुड़की का 50-60 प्रॉब्लम का कलेक्शन है। उसमें हर प्रॉब्लम में देखिएगा मैं सबसे पहले UF निकालता हूँ। तो सोच सकते हैं कि अनसैचुरेशन फैक्टर का कितना आगे चलकर इंपॉर्टेंस होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड, पहले हाइड्रोकार्बन के लिए, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कॉरस्पॉन्डिंग ओपन चैनल केन। तो एक्चुअल में कॉरस्पॉन्डिंग ओपन चैनल केन तक पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही एक फार्मूला ऐसा है, यही एक ऐसा फार्मूला है जो सिर्फ ओनली वन क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। हाँ या ना? नॉमेनक्लेचर में यहाँ तक तो सबको पता है। इसको छोड़कर बाकी जितना भी फार्मूला है वो रिप्रेजेंट करता है मोर देन वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इज इट राइट? ओके, अब देखिए स्टूडेंट, न्यू बैच को बिल्कुल फ्रेशली नॉमेनक्लेचर पढ़ाया हूँ और ओल्ड बैच को एक साल पहले पढ़ाया हूँ। और बाकी जो बैच इस बार ज्वाइन किए हैं सुबह का, उनको भी मैं अबाउट 8 लेक्चर तक भेज चुका हूँ। तो इतना आप सबको पता है। तो मान लेते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ देखिए
तो इस एग्जाम्पल में अगर इस पर भी क्वेश्चन मिलेगा डिकेसिन में, आइसोमेरिज्म में, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर आपसे पूछेंगे UF कितना, तो आपका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट? 4 माइनस, तो कितना कार्बन है? 2 ना। तो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड। तो गिवन और गिवन कंपाउंड तो ये है मेरा, जिसका गिवन कंपाउंड का मतलब जिसका UF निकालना है, जिसका UF निकालना है। एक मिनट लेट मी फिनिश। ये तो मुझे पता ही 1 है, तो माहौल बनाने दीजिए। तो मुझे पता ही है कि यहाँ पे 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे UF क्या हो जाएगा? 4 और माइनस व्हाट द मीनिंग ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चेन अल्केन? क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चेन अल्केन का मतलब है कि 2 कार्बन का अल्केन होता तो उसमें हाइड्रोजन कितना होता? तो इस पे बैठाएंगे कितना होता? 6 होता। तो 4 माइनस 6 और डिवाइडेड बाई व्हाट? 2 इक्वल टू कितना? 1। और बहुत फास्टली तो बताइए यहाँ पे UF कितना आया? 1। और बताइए इसमें कितना हाइड्रोजन है? 6। इसमें कितना हाइड्रोजन है? 4। इसमें 2 कम क्यों हो गया? इसमें इसके रेस्पेक्ट में ऐसा क्या है कि 2 कम हो गया? तो आपको नहीं लगता कि इसमें सर पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड है? इसका मतलब क्या यहां से बहुत फास्टली हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि 1 UF इक्विवेलेंट टू 1 पाई बॉन्ड, या 1 पाई बॉन्ड। अब आप लोग 11th क्लास का नहीं है कि एकदम बिल्कुल इंटरेस्ट लेके इसी पे 1 घंटा रुकूंगा। तो 1 पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट टू व्हाट? 1 UF, करेक्ट। और 1 UF का मतलब हाउ मच डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पाई बॉन्ड के आने से 1 UF क्रिएट होता है और 1 UF के कारण 2 डिफिशियंसी होता है, करेक्ट। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम में ए आ गया, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? और इसका अगर UF पूछा जाएगा तो क्या आपका आंसर होगा? हाउ मच? होना भी चाहिए। तो अगर UF हाफ है, ये भी आ सकता है, तो UF हाफ है मतलब डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना? 1। और 1 ही तो है। 2 कार्बन का जो अल्केन बनता है ओपन चेन अल्केन, उसका फार्मूला क्या था? C2H6। हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं? ओपन चेन अल्केन से। किससे कंपेयर करते हैं? ओपन चेन अल्केन से। मान लेते हैं कि डिकेसिन का प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक और अगर ऐसा प्रॉब्लम मिल जाता CH3 CH2 प्लस, और इसमें अगर आपसे UF पूछते तो क्या आंसर होता? ऐसा नहीं था, सेम हाफ ही रहेगा। 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 का मॉडुलस, हाँ या ना? तो EF इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 6 और डिवाइड बाई 2 का मॉडुलस इक्वल टू व्हाट? हाफ हो जाए। चलिए, लेकिन अभी मैं जितना भी ले रहा हूँ हाइड्रोकार्बन ले रहा हूँ, इसका UF क्या होगा? बोलिए। इसका UF सब लोग का रटा हुआ है नहीं? 1 रिंग 1 UF। हाँ बोलिए बोलिए। करस्पॉन्डिंग ओपन चेन अल्केन का मतलब ये होता है कि मैंने एक कंपाउंड लिया साइक्लोप्रोपेन। क्या लिया स्टूडेंट? साइक्लोप्रोपेन। इस कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है देखिए तो? 6। तो पहले तो लिखें, तो इसका मतलब है कि मेरा जो फार्मूला है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड, इसका मतलब है कि जिस कंपाउंड का मुझे निकालना है UF, उसको मैं नाम दिया हूं गिवन कंपाउंड, ओके। और उसके बाद बोला गया है माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चेन अल्केन। तो क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चेन अल्केन का मतलब ये हुआ कि 3 कार्बन का अगर ओपन चेन अल्केन होता
तो स्टूडेंट ओपन चैनल केन का फार्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ओपन चैनल केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है, हाँ या ना? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो एक ऐसा फार्मूला है जो ओनली वन क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि 3 कार्बन का अगर अल्केन होता तो उसमें कितना हाइड्रोजन होता, तो यही लिखते हैं ना, C3H8। तो क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब हुआ कि जिसका निकालना रहेगा ना, जिनका डाउट था उनके लिए, जिनका निकालना रहेगा उस कंपाउंड में जितना कार्बन रहेगा उतना ही कार्बन का अगर ओपन चैनल केन रहेगा तो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग ओपन चैनल केन। इज इट क्लियर? तो 6 - 8 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू व्हाट? 1। तो देखिए अब ये बताइए कि हम लोग इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, ये है ओपन चेन प्रोपेन मतलब प्रोपेन और ये है साइक्लोप्रोपेन। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस ये हो गया कि अगर यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन को अगर जोड़ना रहता तो यहाँ से और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते, हाँ या ना, और रिमूव करके ऐड करते। इसका मतलब साइकिल बनाने के ड्यूरेशन में हम लोग को हाइड्रोजन का कमी हो गया। और यहाँ पे कितना साइकिल है? 1 साइकिल है, 1 रिंग है। इसका मतलब क्या यहाँ से एक और बात बोल सकते हैं कि 1 रिंग के आने से 1 रिंग ऑल्सो इक्वलेंट टू 1 UF, हाँ या ना? क्योंकि इसमें 1 रिंग था, UF भी 1 आया, तो 1 रिंग इक्वलेंट टू व्हाट? 1 UF। इज इट क्लियर? और 1 UF इक्वलेंट टू हाउ मच डिफिशियंसी? डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। अच्छा, ओल्ड बैच स्टूडेंट, हम लोग अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। याद है डेमो क्लास में पहला क्लास यही लिया था? कितना बढ़िया टाइम था ना? यस, वो सारा कुछ डिराइव के, तो अभी भी अब यहाँ पे वो तो नॉमेनक्लेचर का पार्ट था, तभी वो उसमें नहीं जाऊँगा। चलिए, अब जिनका इस बार एग्ज़ाम है, कुछ स्टूडेंट 5, 6, 10 स्टूडेंट इसमें वैसे भी हैं जिनका इस बार एग्ज़ाम है, तो मेरे तरफ से आपको कॉन्फिडेंस ये हो गया कि आइसोमेरिज्म पार्ट से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जहाँ तक मैं पढ़ा दिया उस टाइम तक तो नहीं छूटेगा, अगर बढ़िया से कवर कर लिए तो। चलिए, नेक्स्ट है जल्दी से बोलिएगा, इसमें UF कितना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक रिंग है और पाइबोन कितना है? 3। तो UF इसके वजह से 1 UF और पाइबोन की वजह से 3 UF, तो हाउ मच UF? तो टोटल UF इक्वल टू 4। द डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए, अब ये बताइए स्टूडेंट कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका केमिस्ट्री पढ़ते हैं? कार्बन का, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही हो गया। और उसके बाद आपको कौन कौन सा एलिमेंट से इनकाउंटर होता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? देखिए कितना कम डोमेन है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मोटा मोटा यही पढ़ते हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा और दिमाग दौड़ाइए कि मैं जो बोल रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाँ या ना? नाइट्रोजन, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और थोड़ा बहुत सल्फर। और उसके बाद आप ध्यान लगाइए कि इसके अलावा जो एक आध जगह कुछ आया होगा वो इट इज़ काइंड ऑफ एक्सेप्शन, अदरवाइज पूरा दिमाग दौड़ा दीजिए। जो भी आपको नॉमेनक्लेचर में पढ़ाए हैं 1 साल पहले, नहीं लगता कि मोटा मोटी सारा फंक्शनल ग्रुप इन सब में ही आ जाएगा, हाँ या ना? इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सब एलिमेंट को प्रेजेंट रहते हुए तो इज इट कंपलसरी कि मेरा फार्मूला में सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही रहेगा? हाइड्रोकार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हाँ या ना? तो अभी तक जो आपने UF निकालने का तरीका सीखा वो सिर्फ
कुछ कुछ लोग का ऑडियो ना इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। देखिए भाई, मैं सुबह से रात तक लगा के रखता हूँ, तो ऐसा थोड़ा सा मेरे ऊपर भी रहम कीजिएगा, ठीक है। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नहीं लगता कि हाइड्रोजन रहे, कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, हेलोजन रहेगा और सल्फर, तो इन सब को अगर हम लोग एनालाइज कर लेते हैं तो हम लोग का काम हो जाएगा। ओके, इसके नहीं, ये मैक्सिमम हो गया, ये इतना पे अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो अब यहाँ देखिएगा, इन जनरल ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट। इसका तो हम लोग सीख लिए ना, इस जोन का तो सीख लिए, हाँ या ना। अब अगर वैसा फार्मूला जिसमें ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन और सल्फर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 वैलेंसी शो करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सल्फर का वैलेंसी सिर्फ 2 ही होता है, बट ऑक्सीजन और सल्फर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन जनरल कितना वैलेंसी शो करेगा, 2। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और सल्फर को हम लोग क्या नाम देंगे, डाइवैलेंट। नाइट्रोजन अपना वैलेंसी 3 शो करेगा, तो इसका नाम क्या देंगे, ट्राइवैलेंट। और हैलोजन, ऐसे तो हैलोजन का और भी वैलेंसी होता है, बट जनरली क्या वैलेंसी शो करेगा, 1, मोनोवैलेंट। इसका मतलब है कि मैं इसमें कुछ रूल अदर देन हाइड्रोकार्बन, अदर देन हाइड्रोकार्बन के लिए कुछ रूल बनाने जा रहे हैं। और उसमें पहला रूल रहेगा, इफ कंपाउंड हैविंग मोनोवैलेंट एटम, ध्यान सुनिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, सिर्फ एटम नहीं लिख रहा हूं, इफ कंपाउंड हैविंग मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप, then it is replaced by hydrogen and then apply above फार्मूला। above फार्मूला मतलब कौन सा फार्मूला, जो हाइड्रोकार्बन के लिए आपको सिखाए हैं। इज इट क्लियर? यूएफ के लिए जो बॉक्स वाला सिखाए थे फार्मूला, वो किसके लिए सिखाए थे, तो यहाँ देखिए, इफ कंपाउंड हैविंग मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप, देन इट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, हाइड्रोजन, एंड देन अप्लाई एवा फार्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एवा फार्मूला का मतलब वो तो फिर तो वो तो फार्मूला हाइड्रोकार्बन का है। तो मेरा आंसर है कि जब एक काम कीजिएगा ना तो आपको हाइड्रोकार्बन के जैसा ही नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने बोला कि C3H5Br, ये दे दिया, करेक्ट, और C3H5Br, और तब मैं पूछा कि इसका यूएफ क्या होगा। तो इसका यूएफ निकालने के लिए तरीका क्या था कि इसमें मोनोवैलेंट जो रहेगा उसको किससे रिप्लेस कर देना है, हाइड्रोजन से। तो आपको नहीं था कि ब्रोमीन की जगह पे हाइड्रोजन, तो लुक्स लाइक व्हाट, C2H6। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक कंपाउंड C2H6 बन गया, ये ट्रिक है, मतलब अभी भी एक कंपाउंड यही रहेगा, बट उसका यूएफ निकालने के टाइम पे, क्योंकि यूएफ का एक ही फार्मूला दिया गया है, दैट इज ओनली फॉर हाइड्रोकार्बन, और उसी को वहाँ पे ही हम लोग को पहुँचना है। इसका मतलब आजकल मोनोवैलेंट रहेगा तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन से। और तब तो अब बताइए, अब यहाँ तक आने के बाद अब इसका यूएफ निकालिए, और जो इसका यूएफ रहेगा वही इसका यूएफ रहेगा। तो इसका यूएफ कितना, यूएफ कितना होगा, 0। इसका मतलब इसमें यूएफ कितना है, 0 है। और बताइए स्टूडेंट, अगर यूएफ 0 है देन व्हाट इज योर कंक्लूजन। कंक्लूजन इज दैट कि इस कंपाउंड में ना ही पाई बॉन्ड है और ना ही रिंग है। इसका मतलब क्या है, पाई बॉन्ड भी नहीं है, मतलब सारा सिंगल बॉन्ड रहेगा, और रिंग भी नहीं है, करेक्ट। इसका मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा और ओपन चेन रहेगा। हाँ, C3, ओ
सॉरी, ओहो, C3H6, सॉरी, EF कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि UF1 आने का मतलब है, तो यहाँ पे EF अगर इसका UF1 है, इसका मतलब इस कंपाउंड का भी UF कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब कोई पूछेगा कि इस कंपाउंड का UF1 है, देन व्हाट इज योर कंक्लूजन? अगर आपको एक मिनट, लेट मी फिनिश। तो अगर आपको बोला जाए कि अगर आपको ये 1 EF दे दिया गया और उस EF को खर्च करके कुछ खरीदना है, और EF से कुछ आप खरीद सकते हैं बस क्या? पाई बॉन्ड और रिंग। क्या खरीद सकते हैं इन जनरल? पाई बॉन्ड और रिंग। तो 1 UF से आप क्या क्या खरीद सकते हैं? क्या क्या उसके बदले सोच सकते हैं? 1 पाई बॉन्ड एंड 1 रिंग, या 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग? इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग या 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। तो ये जो पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं, इसी को तो आगे चलकर आइसोमेरिज्म बोल देंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट कंपाउंड, हाँ या ना? ओके। नेक्स्ट, C3C4H9Cl, व्हाट द UF? तो क्या बोला गया है कि मोनोवैलेंट को किसे रिप्लेस करना है? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा? C4H10, और C4H10 तो इसका UF कितना रहेगा? 0। तो इसका UF 0 है। तो आपको नहीं था कि यहाँ तक आने का मतलब आप हाइड्रोकार्बन पे आ रहे हैं, क्योंकि आपको हाइड्रोकार्बन का ही फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ इसका UF 0 है, मतलब इस कंपाउंड का भी UF कितना है? 0 है। और इस कंपाउंड का UF 0 है, इसका मतलब इस कंपाउंड में कितना बढ़िया बात हो गया, इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड, यहाँ से UF निकालने के बाद यू आर डैम श्योर कि इस कंपाउंड में ना ही पाई बॉन्ड है ना ही रिंग है, सिर्फ ओपन चेन है। क्या है? ओपन चेन। चलिए नेक्स्ट रूल। सब लोग साथ साथ लिखते रहिएगा। आइसोमेरिज्म का PDF आपको PDF खुद से बनाना है, और आप ऑनलाइन क्लास करके और YouTube पे देखकर जो मैं वीडियो भेजूंगा, दोनों मिलाकर बढ़िया से सुनते रहिएगा, और YouTube पे दोबारा देखकर खुद से बनाइएगा। ऐसे मैं भेजूंगा बट उसमें बहुत कम है, और यहाँ पे मैं आइसोमेरिज्म में बहुत सारा खुद से एग्जाम्पल लेते रहता हूँ। तो इफ कंपाउंड हैविंग divalent atom, then it is simply ignore for finding UF। देखिए, तो मैंने क्या बोला कि अगर कंपाउंड में कौन सा आइटम है स्टूडेंट? डाइवैलेंट। तो ये बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाइवैलेंट आएगा कौन कौन सा? ऑक्सीजन या सल्फर, हाँ या ना? ऑक्सीजन या सल्फर। तो उस टाइम पे डाइवैलेंट को क्या करना है? अकाउंट में लाना है या सिंपली इग्नोर कर देना है? इग्नोर। एंड देन फाइंड द UF। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जाम्पल C3H8O, देखते मैंने क्या लिखा? C3H8O, करेक्ट। तो अब देखिए, अब एक मिनट रुकिए। मान लेते हैं कि आज के क्लास से पहले, आज का क्लास मैं नहीं लेता और तब मैं बोलता कि C3H8, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता। C3H8O रिप्रेजेंट, पहला ऑप्शन अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन कीटोन, तीसरा ऑप्शन अल्डिहाइड, और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस जो होगा।
ऑल ऑफ दिस। तो उस टाइम पे तो अच्छा अल्कोहल भी सर बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन एक है तो अल्कोहल हो सकता है। अल्डिहाइड बोल रहे हैं, अच्छा अल्डिहाइड के लिए भी एक ऑक्सीजन चाहिए। कीटोन बोल रहे हैं, कीटोन के लिए भी एक ऑक्सीजन चाहिए। बट कैसे होगा इसके लिए, इसमें तो प्रॉपर पजल हो गया, कैसे होगा। लेकिन अब दिमाग दौड़ाइए, अल्डिहाइड होने के लिए अल्डिहाइडी ग्रुप बनाना पड़ेगा, हाँ या ना। और अल्डिहाइडी ग्रुप में कितना पाई बॉन्ड रहता है, यस 1 पाई बॉन्ड। तो अल्डिहाइडी ग्रुप में 1 पाई बॉन्ड, तो आपको नहीं था कि अल्डिहाइडी ग्रुप बनाने के लिए 1 पाई बॉन्ड का चाहिए, हाँ या ना। और 1 पाई बॉन्ड किसके वजह से आएगा, 1 यूएफ। इसका मतलब इसको अल्डिहाइड होने के लिए इसमें कम से कम 1 यूएफ होना पड़ेगा, हाँ या ना। अच्छा अब कीटोनिक ग्रुप में भी तो 1 पाई बॉन्ड होता है। तो कीटोनिक ग्रुप होने के लिए कीटोन तो के लिए मिनिमम कार्बन 3 चाहिए, नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे और कुछ लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो कीटोन के लिए तो एसीटोन से शुरू होता है। और अल्कोहल के लिए इज इट कंपलसरी कि अल्कोहल के लिए आपको पाई बॉन्ड चाहिए, नहीं। अब इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए ना कि हाउ कैन वी फाइंड आउट कि इसमें पाई बॉन्ड है या नहीं है। और पाई बॉन्ड है या नहीं है उसको समझने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, यूएफ। और अभी जस्ट क्या बोले हैं कि अगर कंपाउंड में, और देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट रुकिए, इसका डेमो दे रहे हैं कि इसका कैसे क्वेश्चन। तो ये अगर रिएक्शन का क्वेश्चन रहता और यहाँ पे कुछ रिएजेंट डालते, प्रोडक्ट बनाते, फिर कुछ डालते, फिर और कुछ बनाते, ऐसे सीरीज ऑफ रिएक्शन मतलब रोड में प्रॉब्लम तैयार करते, तो अगर आपका शुरुआत ही खराब हो गया, आपको शुरुआत में पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये क्या क्या हो सकता है, तो आगे आप नहीं सोच पाएंगे। लेकिन पहले ही अगर आप कंक्लूड कर लिए ओके दिस इज नॉट द अल्डिहाइड, दिस इज नॉट द कीटोन, इट इज ओनली काइंड ऑफ अल्कोहल या ईथर। अच्छा ईथर बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए क्या आपको पाई बॉन्ड का रिक्वायरमेंट है, नहीं। और व्हाट अबाउट ईथर बनाने के लिए आपको पाई बॉन्ड चाहिए क्या, नो। इसका मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड में अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब यूएफ नहीं है, इसका मतलब वो क्या क्या हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है और ईथर भी हो सकता है, हाँ या ना। इसका मतलब हम लोग का तो एक एकदम कंक्लूजन हो गया ना कि अच्छा मुझे बाकी पे दिमाग नहीं लगाना है, दौड़ाना है, सिर्फ अल्कोहल और ईथर का सोचना है। तो बाकी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिमेट कर सिर्फ अल्कोहल ईथर के बारे में सोचेंगे और आंसर पे पहुंच जाएंगे, हाँ या ना। ओके, तो अब इसका यूएफ निकालने का तरीका यह है कि यहाँ पे क्या बोले थे, जब डाइवेलेंट रहेगा तो उस टाइम पे डाइवेलेंट को क्या करना है, सिंपली इग्नोर कर देना है, हाँ ना। अब इग्नोर करने के बाद इसका मतलब मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हटा दिए, और इसका जो यूएफ रहेगा तो इसका यूएफ कितना है देखिए, तो 0 है। तो इसका जो यूएफ रहेगा वही इसका भी यूएफ रहेगा, तो इसका यूएफ भी कितना होगा, 0 होगा, समझ गए। और जैसे ही इसका यूएफ 0 होगा, इसका मतलब है क्या क्या नहीं हो सकता स्टूडेंट, यस कीटोन भी नहीं हो सकता है। बट व्हाट अबाउट अल्कोहल, अल्कोहल नहीं हो सकता है। और व्हाट अबाउट ईथर, ईथर भी हो सकता है, करेक्ट। तो अब समझ में आ गया कि इसका रिएक्शन वगैरह में आइसोमेरिज्म में कितना तरीके से हम लोग इसका विग्रसली यूज करेंगे। तो आज के बाद अगर फार्मूला में, अब फार्मूला में आप कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि सबका यूएफ निकालने के लिए कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन पे ही पहुंच रहे हैं, ऐसा सेट कर रहे हैं रूल को कि ले देकर कहाँ पहुंच रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पे, क्योंकि ये यूएफ निकालने के लिए वही एक मैंने फार्मूला डेवलप किया ही है। चलिए अब नेक्स्ट C3H6O, C3H6O, बोलिए इसका यूएफ कितना, डू इट फास्ट। 1 और स्टूडेंट 1 यूएफ, ये समझ में आ गया कि 1 कैसे हुआ, ओके। तो इसका यूएफ 1 और जो इसका यूएफ रहेगा वही इसका यूएफ रहेगा। तो 1 यूएफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 1 पाई बॉन्ड
विदाउट, यस, 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग। और ये भी तो बोल सकते हैं 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। तो अब अभी क्या क्या हो सकता है उसको छोड़ दीजिए, मैं जो पूछता हूँ बस उसका हाँ ना में आंसर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको वहाँ तक लेकर गए ही नहीं हैं कि आप पूरा समझें। बस अभी आपको जस्ट मेरा यहाँ पे क्यूरियोसिटी है कि अगर आपसे पूछेंगे, यहाँ देखिए कि एक कीटोन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हाँ ना में आंसर दीजिएगा। हो सकता है या नहीं हो सकता है? वेरी गुड। एल्डिहाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। अल्कोहल हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। कैसे काम चलेगा आप लोग का? देखिए अल्कोहल है, आगे पढ़ाएंगे और कुछ लोग पढ़ा चुके हैं। इन प्लस ऑल, इन प्लस क्या? ऑल। इन का मतलब डबल बॉन्ड और ऑल का मतलब अल्कोहल, तो ये अल्कोहल नहीं हो सकता है? हो सकता। व्हाट अबाउट ईथर? देखिए ये ईथर नहीं है। ईथर के लिए इज इट कंपल्सरी कि पूरे मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड नहीं रहेगा? बस ऑक्सीजन शुड बी सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन, यही कंडीशन है ना। ऑक्सीजन शुड बी सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन। तो यहां देखिए तो ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच सैंडविच है। इसका मतलब ईथर भी हो सकता है। तो अब ये सोच लीजिए कि आगे का आपका लाइफ क्या रहने वाला है। जैसे ही इसका टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछेंगे तो कहाँ तक आंसर पहुँच जाएगा? इसका आंसर टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर जब जैसे ही इसका पूछेंगे ना तो इसका 20 तक आंसर पहुँच जाएगा। कहाँ तक? मोर देन दैट। क्योंकि आपको सब पे काम करना पड़ेगा ना, कीटोन पे, एल्डिहाइड पे, ईथर पे, अल्कोहल पे और भी। ये नहीं हो सकता है। देखिए तो इसलिए अभी इसमें हम लोग अब टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं निकालने जा रहे हैं, जस्ट एक डेमो दी है कि देखिए इसका क्या आएगा। एनीवे, इसका मतलब हम लोग डाइवैलेंट के लिए सीख लिए। अब क्या बचता है? मोनोवैलेंट सीख लिए लाइक हैलोजन, डाइवैलेंट सीख लिए लाइक ऑक्सीजन सल्फर। अब एक बचता है ट्राइवैलेंट। इफ फार्मूला कंटेन ट्राइवैलेंट एटम लाइक नाइट्रोजन। ओल्ड बैच का स्टूडेंट अब क्लास मिस मत कीजिएगा, मिस कर दिए तो कर दिए, कोई बात नहीं है। इफ फार्मूला कंटेन ट्राइवैलेंट एटम लाइक नाइट्रोजन देन मेक इट मोनोवैलेंट with the help of hydrogen, and then it is replaced by हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा। मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर फार्मूला में ट्राइवैलेंट एटम लाइक नाइट्रोजन रहेगा देन मेक इट मोनोवैलेंट। तो ट्राइवैलेंट जो रहेगा उसको क्या बनाना है स्टूडेंट? मोनोवैलेंट। और जब उसको मोनोवैलेंट बना दीजिएगा तो इस मोनोवैलेंट को फिर किससे रिप्लेस कर देंगे? रिप्लेस्ड बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोवैलेंट किसके हेल्प से बनाएंगे? तो मोनोवैलेंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट? उसी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के हेल्प से। और देन इट इज रिप्लेस्ड बाई हाइड्रोजन। और एक लाइन में छोड़ दिया आपके लिए, एंड देन अप्लाई अबव फार्मूला। देन अप्लाई व्हाट? अबव फार्मूला। अब यहां देखिएगा, जैसे किसी एक एटम का वैलेंसी होता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी इन जनरल? 3। वैसे ही किसी ग्रुप का भी वैलेंसी होता है स्टूडेंट। और पूछेंगे कि इस ग्रुप का कितना वैलेंसी?
तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन का 2 वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गया ना बाई हाइड्रोजन। तो अब इस पूरे ग्रुप का वैलेंसी कितना, तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 रहा, तो बाकी जो वैलेंसी सेटिस्फाई की है वो किससे सेटिस्फाई कर दिया, वो वैलेंसी आप सेटिस्फाई कर दिए हाइड्रोजन की हेल्प से, नहीं। ओके चलिए अब यहाँ देखिए, अगर आपसे कोई इसका यूएफ पूछेगा तो क्या आंसर होगा, सब लोग खुद का निकालिए, मुझे नहीं बताना है, यू हैव टू सॉल्व। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताया था कि जब ट्राईवैलेंट रहेगा तो उस ट्राईवैलेंट को मोनोवैलेंट बना लीजिएगा और वहाँ के हाइड्रोजन की हेल्प से। तो इसमें कितना हाइड्रोजन है देखिए, तो 9, यहाँ से 2 हाइड्रोजन मैंने किसको दे दिया, नाइट्रोजन को। तो अब ये क्या बन गया, फर्स्ट मोनोवैलेंट, यस, और इस मोनोवैलेंट को किससे रिप्लेस कर देना है, हाइड्रोजन से। अब क्या नजर आ रहा है, C3H8, और तब इसका यूएफ निकालिए, इसका यूएफ कितना, 0, और जो इसका यूएफ रहेगा वही किसका यूएफ रहेगा। अब कितना बढ़िया हो गया, अगर इसका यूएफ 0 है तो बोलिए इसमें पाई बॉन्ड होगा, क्या रिंग होगा, नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये कंपाउंड अल्काइल साइनाइड हो सकता है, मतलब अल्केन नाइट्राइल होगा या अल्केन आइसोनाइट्राइल होगा, नहीं होगा। इसका मतलब तब एक ही चीज़ हो सकता है, एमाइन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और यूएफ हो ही नहीं, हाँ या ना। कितना बढ़िया कंक्लूजन हुआ, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो और यूएफ 0 हो, तो ये पूरा कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एमाइन हो सकता है। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक कंपाउंड के लिए सोचना है तो सब जगह से ध्यान हटा कर सिर्फ एमाइन पे सोचेंगे, हाँ या ना। लेकिन अगर ये तरीका नहीं पता रहता तो आप तो हीट एंड ट्रायल करते रहते, शायद ये नाइट्राइल भी हो सकता है, शायद ये आइसोनाइट्राइल भी हो सकता है, अरे शायद में 3 आवर ख़त्म। बट तब यहाँ पे ऐसे बढ़ना है, ओके। जल्दी बोलिए इसका यूएफ कितना है, वेरी गुड, C4H9NH2, और इस NH2 को किससे रिप्लेस कर देंगे, H से। तो नज़र क्या आएगा, C4H10, और इस C4H10 का EF 0, इसका मतलब इस कंपाउंड का भी EF कितना, 0। बट इसका मतलब ये नहीं कि बार बार 0 आ रहा है तो ऑलवेज 0 आएगा। डू इट फास्ट, इसका यूएफ कितना,
तो आपने तक मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया गया। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हम लोग इस मोनोवैलेंट को हटाएंगे। तब मोनोवैलेंट को किससे रिप्लेस करना है? हाइड्रोजन से। तो इसके लिए C4H9N लिख देंगे, हाँ या ना। और तब इसमें से 2 हाइड्रोजन लेकर नाइट्रोजन को दे देंगे और इसको मोनोवैलेंट बना देंगे। और जब ये मोनोवैलेंट बन जाएगा तो फिर इसको फिर से अगेन किससे रिप्लेस कर देंगे? हाइड्रोजन से। तो लास्ट में कितना रहा? C4H8। आप लोग भी ऐसे ही सोचे हैं ना। और जब यहाँ तक आ गया तो इसका UF कितना? इसका मतलब इसमें भी इसका भी UF कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो आपने तक क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड देंगे तो कोई भी कंपाउंड में यही हो सकता है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन या सल्फर, इतना से हम लोग का काम चल जाएगा। इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी फार्मूला रहेगा, उस कोई भी फार्मूला का क्या हम लोग फटाक से UF निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो पहला चीज़ हम लोग सीखे कि आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड मिलेगा तो एडवांस हम लोग UF निकाल के रेडी हो जाएंगे और कम से कम इतना बात के लिए श्योर हो जाएंगे कि इसमें पाई बॉन्ड है या नहीं है, रिंग है या नहीं है, या UF कितना है, जो कि सबसे बड़ा काम था मेरे लिए। बट ओरिजिनल फार्मूला क्या था पता है ना? हाइड्रोकार्बन का ही, क्योंकि सब में कहाँ पहुँच रहे थे? हाइड्रोकार्बन पे, हाँ या ना। चलिए अब स्टूडेंट ए बताइए, केस फर्स्ट पॉसिबिलिटी। आइसोमेरिज्म क्या है? पॉसिबिलिटी है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म और डिफरेंट कंपाउंड। पॉसिबिलिटी देखते हैं। वैसे ही अगर UF 0 है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? दिमाग में क्या आना चाहिए? नो पाई बॉन्ड एंड नो रिंग। यहाँ तक क्लियर? अब केस सेकेंड, अगर UF 1 है स्टूडेंट और हम लोग को पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग चलने से ही हम लोग का टोटल आइसोमर मिलेगा। तो UF 1 है तो कितना पॉसिबिलिटी पे हम लोग को काम करना पड़ेगा? एक यहाँ देखिए 1 पाई बॉन्ड और क्या लिखना है? साथ में ये भी माइंड में आना पड़ेगा 1 पाई बॉन्ड। लेकिन जिस टाइम पे पाई बॉन्ड सोचेंगे उस टाइम पे रिंग नहीं सोचेंगे। और क्या सोचना है? 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। अब 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ भी आपसे मिस्टेक हो जाएगा। 1 जो पाई बॉन्ड बोले हैं तो मैं 1 पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड भी तो पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड रहने से डबल बॉन्ड बनेगा, हाँ या ना। बट इज इट कंपलसरी कि वो डबल बॉन्ड ऑलवेज होमोएटॉमिक डबल बॉन्ड रहेगा? इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज C डबल बॉन्ड C ही रहेगा? C डबल बॉन्ड O भी तो रह सकता है। दैट्स वाई अगर उसका 1 मिनट, लेट मी फिनिश। इसका मतलब है कि अगर उस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो उस पाई बॉन्ड से सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड सोचेंगे या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी सोचेंगे? कार्बन ऑक्सीजन। नहीं तो लॉस ऑफ रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं समझे लॉस ऑफ रूट का मतलब? आंसर कम आ जाएगा। चलिए इसमें 2 केस, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड एंड हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो 1 डबल बॉन्ड रहने से इन दोनों बातों पे भी ध्यान रखेंगे। अब 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड में इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज होमोएटॉमिक रिंग बनेगा जस्ट लाइक दिस?
ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा रिंग? होमोएटॉमिक रिंग। कौन सा, क्या बोलिएगा? एक मिनट, होमोसाइक्लिक। क्या पढ़ेंगे? ऐसे क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। तो इसमें दो बातों पे ध्यान रखना है, होमोसाइक्लिक रहेगा एंड हेट्रोसाइक्लिक रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि अब UF1 के लिए हम लोग मोटा मोटी समझ में आ गया है कि इतना बातों पे सोचेंगे तब जाकर करेक्ट आंसर आएगा। इज इट क्लियर? अब केस थर्ड, अगर UF2 रहेगा तो UF2 में कितना पॉसिबिलिटी? आपको लगता है कि पहला पॉसिबिलिटी 2 पाई बॉन्ड और सेकेंड पॉसिबिलिटी 1 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 1 पाई बॉन्ड और लिखें या एंड लिखें? एंड 1 रिंग। और थर्ड पॉसिबिलिटी 2 रिंग। करेक्ट, 2 रिंग। अब इसके अंदर बहुत सारा पॉसिबिलिटी छुपा हुआ है। 2 पाई बॉन्ड से क्या क्या बना सकते हैं? तो क्वेश्चन कि सर 2 पाई बॉन्ड से डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, हाँ या ना? सबके लिए जितना भी पार्टिसिपेंट हैं अभी क्लास कर रहे हैं, उसमें 2 पाई बॉन्ड से डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड करके डिवाइड मत कीजिए। मैं इस तरीके से ही आपको पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ कार्बन करके और डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, उसमें ऑटोमेटिक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड करने का रिक्वायरमेंट उस चीज़ से मैं आपको यहाँ पे बचा दूंगा कि आपको यहाँ पे डिवाइड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट इतना तो आप समझ गए कि अगर UF2 रहेगा तो इतना चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 1 रिंग। अब 1 पाई बॉन्ड है, तब 1 पाई बॉन्ड है तो इसको क्या बार बार बोलेंगे रिक्वायरमेंट कि सर 1 पाई बॉन्ड रहेगा तो होमोएटॉमिक भी रहेगा, हेटेरोटॉमिक भी रहेगा? ये तो पहले ही बोल चुके हैं कि पाई बॉन्ड क्या सिर्फ होमोएटॉमिक होता है या दोनों हो सकता है? दोनों हो सकता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम का टाइम पे हम लोग उसको फिर से इंक्लूड कर लेंगे इस बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ तक ही का अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि जहाँ तक मुझे ख्याल है कि यहाँ तक में ही किसी प्रॉब्लम में 40 या 45 तक आ जाता है। कितना तक? और लगता है कि नीट के एग्ज़ाम में 45 आइसोमर आपको निकालने के लिए आएगा? नहीं आएगा। इसलिए UF3 तक हम लोग को नहीं सोचना है, आएगा तो देखा जाएगा। बट UF2 तक भी अगर आप सही से चीज़ों को लेकर चलते हैं तो हम लोग का काम बन जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट बोलिए कि आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और आगे क्या बोले आप लोग? एंड डिफरेंट, नहीं आप जो बोल रहे हो वो मैं नहीं लिखूंगा, डिफरेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, तो स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। और आइसोमर 2 टाइप का होता है, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो। इज इट क्लियर?
इसलिए सही डिफिनेशन क्या लिखना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट कंपाउंड. डिफरेंट कंपाउंड इज कॉल्ड isomer and this event is called isomerism. और आइसोमेरिज्म में कम से कम तो अगर बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, और ये जो बैच में जो लोग क्लास कर रहे हो उसमें बढ़िया से ही क्लास होगा, तो मिनिमम कम से कम तो 40 आवर, तब जाकर थोड़ा आइसोमेरिज्म आप सीखिएगा. क्योंकि अब जो आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे वो पूरा रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा. चलिए अब यहाँ तक आ गए, हो गया ना? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट कंपाउंड. फॉर एग्जांपल CH3 C2 C3 H6O. तो CH3 ऐसे ही ले लेते हैं और CH3 CH2. तो बोलिए नहीं होता कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. एक एग्जांपल के तौर पे डिफरेंशियल लिखे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट दोनों कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है? तो ये दोनों आपस में क्या है? बोथ आर व्हाट? आइसोमर. अभी ये नहीं पूछ रहे हैं कौन सा आइसोमर है, ये मुझे पता है कौन सा आइसोमर है, बट अभी के टाइम क्या बोलेंगे? बोथ आर आइसोमर. अब बताइए स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म कितना टाइप का? तो आइसोमेरिज्म को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. स्ट्रक्चरल और क्या बोलेंगे? स्टीरियो. और स्टीरियो का एक और नाम है स्पेस आइसोमेरिज्म. ठीक है. और स्ट्रक्चरल का एक और नाम है देखिए तो क्या लिखे हैं? यस. और स्ट्रक्चरल को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है? देखिए क्या लिख रहे हैं? चेन आइसोमेरिज्म. कौन सा? उसके बाद कौन सा? पोजिशनल. उसके बाद कौन सा? फंक्शनल. उसके बाद कौन सा? रिंग चेन. उसके बाद कौन सा? मेटामेरिज्म. और मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटोमेरिज्म. और जितना मिलाकर ये टाइम लेगा, ये 5, उससे ट्रिपल टाइम से अकेले टाइम लेगा. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए पढ़ना रहेगा टोटोमेरिज्म. ठीक है. और स्टीरियो स्टीरियो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. कौन कौन सा? ऑप्टिकल. स्टीरियो डिवाइडेड 2 पार्ट्स. कौन कौन सा? गलत. कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल. ठीक है. एंड कॉन्फिगरेशनल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. तो दिस इज अ कंप्लीट सिनेरियो ऑफ आइसोमेरिज्म. इतना ही पढ़ना है.
बस इतना ही पढ़ना है। कुछ सोचा इतना ही तो पढ़ना है। चलिए ये मैं एक मिनट टाइम दे रहा हूँ, लिख लीजिए इसको बढ़िया से। हाँ, मेरे कॉन्फॉर्मेशनल का अगर 2 दे देंगे तब मुझे नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा स्टूडेंट, और अभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं नोबेल प्राइज़ में। चलिए आप लोग जैसे स्टूडेंट आते तो मेरा भी मन लगा रहता है, हम लोग मिलके काम करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल के लिए। लेकिन कॉन्फॉर्मेशनल में बहुत कुछ है, छोड़े नहीं है, इसमें कितना कुछ है। स्टैगर्ड है, एक्लिप्स्ड है, गॉच है, जिसको अस्क्यू फॉर्म भी बोलते हैं, उसमें एच बॉन्डिंग भी होता है। तो इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए इसका अकेले नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ हो जाएगा। इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन आ जाएगा। हो गया, आज हो जाएगा। हाँ, इसी का बिल्कुल कंटिन्यूएशन होगा टुडे बोथ क्लास। क्योंकि देखिए आज इसका पीछे वजह था कि फर्स्ट किसी भी टॉपिक का क्लास शुरू करता हूँ तब मैं पिछले 10 साल से पढ़ाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने फर्स्ट क्लास से मुझे थोड़ा डर रहता है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट क्लास बढ़िया होना चाहिए बेसिक लेवल से, इसलिए आज आइसोमेरिज्म आज और ऐसा कॉन्फिडेंस बैठ गया था कि आज दोनों टॉपिक न्यू टॉपिक होने वाला था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन और आइसोमेरिज्म, और दोनों नया होने वाला था। तो मैं डर गया कि दोनों नया रहेगा तो दोनों में थोड़ा थोड़ा पढ़ा के निकलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वेडनेसडे को, उसमें दोनों क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का ले लूँगा, ओके, ताकि बैलेंस हो जाए। देखिए हम लोग इसी अब टीचिंग ही है, तो टीचिंग में ही कुछ इंटरेस्ट खोजते रहते हैं कि कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। चलिए, तो आइसोमेरिज्म का सबसे मेन डिवीजन क्या था? यस, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि स्ट्रक्चरल, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कौन सा स्ट्रक्चर है कौन सा स्टीरियो है। पहले ये डिफिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जान ही नहीं रहे हैं कि स्ट्रक्चर किसे बोलेंगे, स्टीरियो किसे बोलेंगे। और याद रखिए कि मैं जब टाइप ऑफ कार्बन जब पढ़ा रहा था, ओल्ड बैच का स्टूडेंट जब टाइप ऑफ कार्बन, याद है वो टाइप ऑफ कार्बन पढ़ाए थे, तो टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन जब पढ़ा रहे थे तो जो वहाँ पे एक मैं बोलता था कि देखिए ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ से हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। और न्यू बैच का स्टूडेंट को अभी जस्ट लेक्चर में दिया हूँ, इसमें टाइप ऑफ कार्बन जहाँ पढ़ा रहे थे, तो हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, तो वहाँ पे बोलता था बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, बट बार बार लिखता था स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर वाइज। इज इट राइट? तो वह एक्चुअल में वह स्ट्रक्चर वाइज का मतलब, और पता है कि टाइप ऑफ कार्बन किसके बेसिस पे निकालते हैं? कनेक्टिविटी। किसके बेसिस पे? कनेक्टिविटी के बेसिस। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन ही होता है ये। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आइसोमेरिज्म ही नहीं होगा, करेक्ट? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट वन आइसोमर डिफर, सब लोग ध्यान से देखिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू अदर, बट वन आइसोमर डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी। और मुझे नहीं लगता है कि न्यू बैच का स्टूडेंट कनेक्टिविटी का मतलब समझ गए हैं? ये टाइप ऑफ कार्बन में पढ़ाया हूँ नोमेनक्लेचर में। जो भी न्यू बैच का स्टूडेंट है जो नोमेनक्लेचर का टाइप ऑफ कार्बन नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके आज ही देख लीजिएगा।
नहीं तो बिल्कुल आइसोमरिज्म समझ में नहीं आएगा। तो टाइप ऑफ कार्बन में एक टर्म दिखाया था कनेक्टिविटी। यस, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का डिफिनेशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट वन आइसोमर डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? कनेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए CH3CH2OH एंड CH3OCH3, दोनों का फार्मूला क्या है स्टूडेंट? C2H6O, हाँ या ना? बट इसमें और इसमें कोई एक कनेक्टिविटी का डिफरेंस बताइए तो। ऐसे तो बहुत सारा है। आपको नहीं था कि यहाँ का ऑक्सीजन का कनेक्टिविटी और यहाँ का ऑक्सीजन कनेक्टिविटी डिफरेंट है? एक भी कनेक्टिविटी का डिफरेंस हो जाएगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा बट दो कंपाउंड के बीच मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और दोनों के बीच में अगर एक भी कनेक्टिविटी एटलीस्ट वन, नॉट मोर देन वन, उससे ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एटलीस्ट वन ही दिखा दीजिएगा, तो मैं आज के बाद उसको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में रखूँगा। कहाँ रखूँगा? स्ट्रक्चरल। और स्ट्रक्चरल जैसे ही बोलते हैं तो नहीं लगता कि स्ट्रक्चरल बोलने का मतलब मैं वो 6 का 6 एक साथ बोल रहा हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कितना आइसोमर होता है? 6 ना? चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामरिज्म, रिंग चेन एंड टॉटमरिज्म। इसका मतलब है कि अगर स्ट्रक्चरल है तो उस स्ट्रक्चरल में कोई भी वो हो सकता है बट वो स्ट्रक्चरल है। इज इट राइट? तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का कनेक्टिविटी हाइड्रोजन और कार्बन के साथ है, हाँ या ना? ऑक्सीजन इज सैंडविच बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट क्या यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ, किसके बीच में है? कार्बन और कार्बन। यहाँ पे ये भी तो एक डिफरेंस है कनेक्टिविटी का। फिर यहाँ पे सर यहाँ पे एक कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। ये भी तो एक डिफरेंस है कनेक्टिविटी का। फिर बोलेंगे सर यहाँ का CH3 यहाँ का CH3 अलग टाइप का है। बिल्कुल राइट। यहाँ का CH3 CH2 से अटैच है बट यहाँ का CH3 ऑक्सीजन से अटैच है। तो क्या मैं आपको बंडल ऑफ डिफरेंस कलेक्ट करने के लिए बोला हूँ या एटलीस्ट वन डिफरेंस कनेक्टिविटी वाइज? दैट्स वाई ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमर? स्टीरियो या स्ट्रक्चरल? बोथ आर स्ट्रक्चरल। क्या हो जाएगा? अब ये अभी ये नहीं पूछना कि सर स्ट्रक्चरल में कौन सा, स्ट्रक्चरल में कौन सा रहेगा वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ऐसे मुझे पता है और आपको भी पता है कि स्ट्रक्चरल में फंक्शनल रहेगा नहीं, क्योंकि एक ईथर एक अल्कोहल है। चलिए तो एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लेकर आइए और 6:25 से ज्वाइन करना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, दूसरे पे। ओके। चाय